ये पंजाब वुमेन कलेक्टिव के तरफ से ये हमारे साथ अभी नवकिरण नथ जुड़ी हैं। ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं, उन्हें फोटोग्राफी का भी बड़ा शौक है। नवकिरण, आप प्रोटेस्ट साइट से कहाँ से बोल रहे हो आप हमारे साथ? जी, मैं टिकरी बॉर्डर से आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। तो हाँ। ये हम लोग अभी मेन स्टेज से प्रोग्राम खत्म करके पीछे हाँ। ट्रॉलियों की तरफ आ गए हैं। तो ये आप पीछे तक देख सकते हैं, ये पूरा काफिला यहाँ पे खड़ा हुआ है ट्रॉलियों का। हम्म। हाँ, अच्छा नवकिरण, आप बहुत दिनों से जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। जी तो जी। अपना जरा आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि इस प्रोटेस्ट में कब शुरू किया और क्या क्या कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो आपके साथ रह गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा ये है कि मैं पंजाब में तो नहीं थी, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, मानसा ज़िले से हूँ। मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रही हूँ इस टाइम। तो पंजाब में जब 2.5 महीने से ये सारी मूवमेंट चल रही थी, मैं उस टाइम कुछ पर्सनल मेडिकल रीज़न से वहाँ नहीं गई थी। तो जब से ये दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट, मतलब दिल्ली के अंदर नहीं, लेकिन दिल्ली के आप कह सकते हैं बॉर्डर्स पे जब प्रोटेस्ट पहुंच गया था 27 तारीख को, उस दिन से मैं आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हूँ। लगातार यहाँ पे आ रही हूँ साइट्स में, जुड़ी तो पहले भी थी लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू जुड़ी थी पहले। तो ये मतलब सच माने तो मतलब इन प्रोटेस्ट के दिनों में ही मेरी जिंदगी के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह का एक आंदोलन जो कह लो कि पंजाब में, और ओवरऑल बिकॉज मेरा एक्टिविज्म का एक लंबा हिस्ट्री खुद का है, लेकिन पहली बार मैंने इस स्केल का एक आंदोलन जो है वो देखा है इस पूरे रीजन में। तो उस लिहाज से मेरे लिए ये काफी इंटरेस्टिंग रहा। पहले जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया जा रहा था कि सिर्फ किसान आंदोलन है, सिर्फ पंजाब के किसानों का किसान आंदोलन है, वो हम लगातार आए दिन देख रहे हैं कि वो सारे ही जो आशंकाएं मतलब सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से जताई जा रही थी, वो एक एक करके टूट रही हैं। पहले दिन 26-27 के जो विजुअल पूरे देश में घूमे, वो सच में पंजाब के किसानों द्वारा लीड किए गए आंदोलन के ही विजुअल्स थे। लेकिन जैसे ही मतलब हरियाणा में दाखिल होने के बाद 27 तारीख को लोग हरियाणा में ट्रेवल करे हैं, उसके बाद पूरा हरियाणा इनके साथ जुड़ गया। एक दिन बाद यूपी के किसानों ने भी बोल दिया कि हम भी किसानों के साथ जुड़ेंगे, और फिर गाजीपुर बॉर्डर पे भी उन्होंने जो है बैरिकेड्स लगा दिए सरकार ने, और वहां पे भी किसानों ने अपना मोर्चा लगा लिया। तो और ये रहा किसानों की बात, और धीरे धीरे मतलब राजस्थान, हरियाणा, इन सब स्टेट्स जो दिल्ली के एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, लोग ज्वाइन किए। लेकिन अब हम देख रहे हैं, जैसे मैं कल सिंगू बॉर्डर पे थी, आज टिकरी पे हूँ। सिंगू पे मैं देख रही थी दिल्ली की सिविल सोसाइटी के सब लोग पहुंच चुके हैं, अलग अलग महिला जो संस्थाएं हैं वो लोग पहुंच चुके हैं। मैं खुद मतलब दिल्ली में एक छात्र संगठन के साथ काम करती हूँ, आयसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। हम और हमारे अलावा जितने भी छात्र संगठन जो प्रोग्रेसिव लेफ्ट छात्र संगठन है, वो सब धीरे धीरे करके इसका हिस्सा बन चुके हैं। वो एसएफआई हो, एआईएसएफ हो, या मतलब इस कदर सारे जो छात्र संगठन है। तो अब बेसिकली ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रहा, बट ये है कि किसान इसको लीड कर रहे हैं। पंजाब के किसानों ने सच में देश भर के सब तबकों के अंदर जो पिछले 6 सालों के दौरान बीजेपी सरकार की नीतियों से काफी तंग आ चुके थे, उन सबको पंजाब के किसानों ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है, जिसके चलते धीरे धीरे सब इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। और आपको क्या लग रहा है कि जैसे पंजाब का स्पेशली जो मतलब उनका रेपुटेशन कहते हैं उड़ता पंजाब, जैसे सारे यूथ ड्रग्स में हैं, तो क्या कुछ अभी डिफरेंस लग रहा है इसकी वजह से आपको? एकदम एकदम लाइक पिछले हम कह सकते हैं कि 10-15 सालों में ये बहुत पंजाब को लेके पोर्ट्रे किया गया, जिसमें एक दर्जे तक एक सच्चाई भी थी। लेकिन ये है कि नौजवानी का ड्रग्स लेना तो वो सिर्फ एक पिक्चर है जो आपको सामने दिख रही है। मतलब उसको सिर्फ पोर्ट्रे करके ये बोल देना कि पंजाब में नशे का छटा दरिया बह रहा है और पंजाब का जो यूथ है वो बहुत नशे करता है, वो तो एक सुपरफिशियल तस्वीर हो गई। उसके कारण क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है वही कारण है जो आज इस सारे मोर्चे के अंदर भी बड़ी गिनती में पंजाब के नौजवान शामिल हैं। क्योंकि
पंजाब में नशे भी क्यों कर रहे थे किसान, क्योंकि नौजवान, उसका कारण ये है कि पंजाब में खेती जो है वो, कृषि जो है वो हमारा सबसे एक बड़ा आर्थिक ढांचा खेती पे ही निर्भर करता है, कृषि पे ही निर्भर करता है। और ये भी हुआ कि जिस तरीके से हरियाणा भी कृषि आधारित स्टेट है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री डेवलप की, पंजाब के अंदर वो नहीं की। उसके अलग अलग कारण है। एक तो ये है कि कृषि पे ही उसको आधारित रखा गया, दूसरा बॉर्डर स्टेट है, और हमेशा से सेंटर का एक पंजाब के प्रति कह लो एक मतलब अलग रवैया रहा ही है। उन सब कारणों के चलते जो हमारी कृषि थी वो लाभदायक नहीं रही पिछले सालों में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एकदम पंजाब में एक बूम आया, उसके बाद कृषि लगातार घाटे में जाती रही है। छोटा किसान लगातार उसकी जमीन उससे छिनती रही है, और छोटा होता जा रहा है जमीन का, किसानों के पास जमीन का टुकड़ा, और कुछ लोगों के हाथों में जमीन कंसोलिडेट होती रही है, जिसके चलते जो कृषि परिवारों में ही जो अगली जनरेशन थी, जैसे मैं खुद एक कृषि परिवार से संबंधित हूँ, मैं और मेरा भाई दोनों ही डॉक्टरी वॉक्टरी पढ़ के हम लोग आगे अलग अलग रोजगार खोज रहे हैं। हमने अभी तक कभी नहीं सोचा कि हम दोबारा कृषि में जाएंगे। तो वही है कि हमारे जैसे और बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जो कृषि से बाहर अपनी आजीविका को ढूंढने की कोशिश करते रहे, और उसमें भी आपके पास स्टेट में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, सर्विस सेक्टर उस तरीके से डेवलप नहीं किया, और सरकारी नौकरियां लगातार खत्म की जा रही हैं। तो उसी में से पंजाब में ट्रांसनेशनल माइग्रेशन भी बड़ी गिनती में शुरू हुआ। कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े नाम है जहाँ पे पंजाब के नौजवान जो है माइग्रेट करना शुरू किए। अब तो स्थिति ये है कि दुनिया के लगभग मेरे ख्याल हर देश में पंजाबी आपको मिल जाएंगे। तो वो बेसिकली इन्हीं दिक्कतों में से निकला, और उसी कह लो मेंटल स्ट्रेस से के चलते जो उस टाइम इजीली अवेलेबल करवाया भी गया हमारी स्टेट में, वो था नशे, उसमें भी केमिकल नशे। एक तरफ आप जो है वो नेचुरल ड्रग्स जो किसी रीजन के हैं उनको बैन कर दे रहे हैं, जहाँ पे पहले बुक्की और अफीम के ठेके हुआ करते थे 90s में, उसको तो बैन कर दिया गया, लेकिन उसके जगह आप देखिए इतनी इजीली पंजाब में केमिकल नशे अवेलेबल करवाए गए। तो वो जो पूरा एक डिस्ट्रेस में एक हमारा यूथ था उसको नशे में लगाया गया। और अब आप देखोगे कि वही लोग, क्योंकि ये नहीं है कि जो हमारी जनरेशन है वो समझती नहीं है कि हमारी स्टेट में नशे बढ़ने के कारण क्या थे। तो वही कारण है कि आज मेरी उम्र के या मेरे से भी बहुत छोटी उम्र के जो बहुत सारे नौजवान हैं पंजाब के, वो इस आंदोलन का हिस्सा है। कल मैं सिंगू पे हैरान हो रही थी, मैं 2009 से लेकर 2014 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में डेंटिस्ट्री पढ़ रही थी। तो मेरे जितने कंटेम्परेरी वहाँ पे लड़के लड़कियां थोड़ा सा भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते थे यूथ पॉलिटिक्स में, वो सारे आज की डेट में इन आंदोलनों में हैं, कुछ टिकरी पे हैं, कुछ सिंगू पे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार यही एक मौका है जिसमें हम अपने स्टेट की स्थिति बदल सकते हैं। शायद इसके बाद कभी मतलब आने वाले कुछ डिकेड्स में तो इतना बड़ा मास आंदोलन ना ही बने पंजाब में। तो ये सारे कारण मैं समझती हूँ। और आपका जैसे क्या अनुभव है कि एक पंजाब पितृसत्ता का गढ़ भी माना जाता है, अगर हम पूरे नॉर्थ इंडिया को देखें, बड़ा पेट्रियार्कल कल्चर है। तो ये पेट्रियार्की पे मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ मूवमेंट हो रही है? क्या पुरुषों को यहाँ एहसास हो रहा है कि औरतें क्या करती हैं घर पे? ऐसी बैठी रहती हैं, वेली बैठी रहती हैं कि कुछ काम भी करती हैं? समझ रही हूँ मैं एकदम। मतलब वो कल भी जो एक टॉक हो रही थी उसमें भी मैंने ये बात रखी थी कि वो मुझे काफी यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि बड़ी गिनती में ट्रॉलियों में यहाँ पे पुरुष आए हैं, यंग नौजवान आए हैं, और ये भी थोड़ा सेग्रीगेशन है। महिलाएं जहाँ पे आई भी हैं, महिलाओं की अपनी ट्रॉलीज हैं, वो अपनी ट्रॉली में रहती हैं, अपना खाना पीना खुद देखते हैं, और पुरुष लोग अपना देखते हैं। तो उसमें ये है कि यहाँ पे इंटरेस्टिंगली टिकरी में स्टेज टाइमिंग रहता है सुबह 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे का। क्यों? क्योंकि उसके पहले भी लोगों को अपना खाना वाना बनाना होता है, नहाना धोना होता है, शाम को फिर खाने की तैयारी करनी होती है। तो सब लोग मतलब ट्रॉलियां, दो दो तीन तीन ट्रॉलीज मिलके अपना कलेक्टिवली खाना पकाते हैं, सब्जी काटना, सब्जी बनाना, बढ़िया खाना खाना। और उसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग वार्तालाप कई लोगों से सुना, पुरुष लोगों से, और मतलब हर एज ग्रुप के लोग। तो एक बुजुर्ग ने मुझे कहा, दे वर सर्विंग मी खाना, कि अच्छा आप खाना खा रहे हो, एंड वो सर्व कर रहे थे, एंड उसके बाद वो बोले
हुण तक खुश है, पंजाबी में ही वाज आस्किंग मी कि अब तो तुम खुश हो ना? तो मैंने कहा क्यों? कहते तुम्हारे लिए तो क्रांति आ गई, पहले तो घरों में तुम लोग हमें खाना देती थी अपने बुजुर्गों को, और आज हम देख लो, हम मर्द घर के बड़े तुम लोगों को खाना दे रहे हैं, आ गई तुम्हारे लिए तो क्रांति। तो दैट वाज लाइक रियली इंटरेस्टिंग, ऑल्दो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ही वाज रिकॉग्नाइजिंग इट कि सच में ये हमारी जनरेशन की या हमारे जेंडर की एक डिमांड है कि यार मतलब कब तक हमसे ये मतलब जेंडर बेस्ड ड्यूटी करवाओगे। और दूसरा एक मैं खाना खा रही थी एंड वो रोटी पकाते पकाते एक इंसान बोली, ही वाज लाइक इन हिज लाइक लेट 40s एंड ही वाज लाइक जिस दिन आया था यहाँ पे आटा गूंदना भी नहीं आता था, अब देखो मेरी रोटियां कैसे फूल रही हैं। और साथ में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे एंड ही वाज लाइक, कहते हाँ यार, घर में बैठे ऐਵੇਂ ही जनानियों को बोलते रहते थे कि सारा दिन वेलियां रहनियों, काम तक कोई नहीं। कहते अब आके पता चलता है कि कैसे रसोई के काम में पूरा दिन निकल जाता है। तो ये मेरा ख्याल जो डोमेस्टिक लेबर की समझ इन लोगों को खुद से आई है, ये मुझे लगा है कि पंजाब के कल्चर में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक भी यही होता है कि खेती परिवारों में भी महिलाओं की लेबर उस तरीके से कंसीडरेशन में आती नहीं है, क्योंकि महिलाओं का काम जहाँ पुरुष कह लो कि ट्रैक्टर लेके ट्रॉली लेके खेत में हल चला रहा है, बाकी काम कर रहा है, वहाँ पे महिलाओं की एक बड़ी ड्यूटी ये भी होती है कि जितने लोग खेत में काम कर रहे हैं उनका खाना बनाना, खाना लेके जाना, वो जो डोमेस्टिक लेबर है वो कंसीडरेशन में नहीं आती थी। तो अब मुझे लगता है कि जब वो पेट्रियार्कल सोसाइटी के जो हेड हैं वो जब खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं यहाँ बैठ के उस चीज को, तो अब मुझे इतना मतलब उस पे उम्मीद है कि वापस जब वो यहाँ से घर जाएंगे तो वो उस डोमेस्टिक लेबर को रिस्पेक्ट कर पाएंगे उस तरीके से। तो मतलब एक ऐसी छोटी हमें झलक मिल रही है कि किस तरह पेट्रियार्की थोड़ी सी कड़वट बदल रही है। इसमें आप अभी जो दूसरे खैर यंग है, जो बच्चे भी साथ में आए हैं, जो 10वीं 12वीं के जो अपने एग्जाम भी दे रहे हैं और साथ में आए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? जो बच्चे भी साथ, एक्चुअली फैमिलीज ही सारी की सारी आई है, नहीं? जी, जी, बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो अपना मतलब मियाँ, बीवी, बच्चे सब लेके आए हैं, क्योंकि उसमें एक ये भी फैक्टर है कि कोविड के चलते बिकॉज़ ज़्यादातर जो क्लासेज़ हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं, तो यहाँ पे भी बच्चे बैठ के मतलब व्हाट्सएप पे अपना काम कर रहे हैं, तो वो भी एक थोड़ा सॉर्टेड है मामला। तो मुझे वो सच में अच्छा लगता है, बिकॉज़ पर्सनली मैं बोलूँ, मैं मतलब लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन हुई बिकॉज़ ऑफ लाइक माय फैमिली हिस्ट्री। मतलब मैं बचपन से, मेरा पहला किसान आंदोलन तब था जब मैं 6 साल की थी। तो 97 में पंजाब में एक बड़ा किसान आंदोलन चला था। गेहूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गेहूँ के रेट को लेके वो बड़ा किसान आंदोलन चला था। कई महीनों तक रेलवे ट्रैक्स पे किसान धरना मार के बैठे थे और मैं भी अपने माँ-बाप के साथ वहाँ पे गई थी। तो वो जो पूरा एक कह लो एक माहौल को समझना, एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना चीज़ों को लेके, और जो एक डर है आपका, जो स्टेट हमेशा से एक डर आपके अंदर बिठाना चाहती है पुलिस के थ्रू, फोर्सेस के थ्रू, वो जो डर है वो ऐसे माहौल में निकल जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी छोटी उम्र के बच्चे अगर यहाँ पे बैठे हैं, इस सारी हिस्टोरिकल मूवमेंट का वो विटनेस है, तो सच में मतलब आगे जाके हम उनसे बहुत अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं कि वो हम लीडरशिप के रोल में आएंगे। लीडरशिप के रोल में बेशक ना आए, वो एक अच्छी समझ रखने वाले जरूर बनेंगे। मैं ये पूछना चाहता था नवकिरण को कि हमने पूरे महाराष्ट्र की यात्रा की थी और हमारा ये थीम था कि बली राजा के मुल्ला, मतलब जो किसान के बच्चे हैं उनसे संवाद हमने किया था 2 साल पहले। तो जितने भी जगह पर हम गए थे पूरे महाराष्ट्र में, तो जब हम उनके किसानों के बच्चों से बात करते थे और ये पूछते थे कि आप में से कितने लोग जो हैं अपने किसानी करोगे आगे जाके, तो 1% भी जो बच्चे थे वो किसानी करना नहीं चाहते थे। अगर इसी तरह का ट्रेंड अगर पंजाब में भी है और इस तरह से रहेगा तो धीरे धीरे जो है किसानी से बच्चे निकलते जाएंगे, तो ये कॉर्पोरेट के हाथ में ही जाने वाली है खेती। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम, अगर आप इस तरीके से किसानी को, कृषि को घाटे का सौदा बनाओगे तो हम क्यों ही करना चाहेंगे। मतलब ये तो स्टेट के लिए सवाल है ना। अगर स्टेट इसी तरीके से कृषि को हैंडल करेगा तो हम क्यों क्यों मतलब अपनी जिंदगियां बर्बाद करेंगे। बिकॉज कृषि ऐसा तो है नहीं, मतलब वो व्हाइट कॉलर जॉब टाइप तो सीन है नहीं कि आप घर में बैठे बैठे कुर्सी में बैठे बैठे काम करते रहोगे और पैसा आ जाएगा महीने का महीने फिक्स डिपॉजिट। कृषि में बहुत मेहनत लगता है। मतलब आप
सब लोग इतना तो समझते हैं, है ना। और उसमें जो अनसर्टेनिटी है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ कह लो, मतलब मौसम बिगड़ गया, वो सारी अनसर्टेनिटीज है, गेहूं को कोई कीड़ा लग गया पूरी फसल को, वहां पे गई। इसलिए मुझे लगता है कि अगर सच में नई जनरेशन को कृषि की तरफ आकर्षित करना है तो उसके लिए कृषि को थोड़ा सेल्फ सस्टेनेबल बनाना होगा। जो अभी इस सारे आंदोलन से एमएसपी की जो बात उठ रही है, उस ऐसी नीतियों को लागू करना होगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि कृषि क्योंकि हमारी बेसिक जरूरत है, अगर हम अनाज नहीं उगाएंगे तो हम खा पी नहीं पाएंगे ना, वो पूरे देश की जरूरत है। अगर आपको सच में लगता है कि इस जरूरत के चलते कुछ लोगों को सच में इस खित्ते में रहना होगा, तो आपको उनकी आजीविका की गारंटी करनी होगी स्टेट को। तभी तो मतलब कह लो कि लोग व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ के इतना लेबर देंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि पंजाब के लोग फिजिकल लेबर से भागते हैं, मतलब यहाँ का यूथ पढ़ लिख के अगर अब्रॉड में भी जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो वहां जाके भी खेती करते हैं, वहां जाके खेत खरीदे हुए हैं। यहाँ पे वहां पे वो बहुत हार्श जॉब्स करते हैं ना, सारे वहां व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि वहां पे उनको एक सर्टेनिटी है कि मिनिमम अगर काम करेंगे तो मिनिमम 1 घंटे का कोई $10 $15 मिलेगा ही, जिसके सहारे से वो एक ढंग की जिंदगी जी सकते हैं। एंड अगर वही चीजें, वही एक कह लो कि गारंटी उनको यहाँ मिलेगी, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो फसल अच्छी हो बुरी हो, उसको कीड़ा खाए, मौसम खराब करे ना करे, किसी बार झाड़ ज्यादा भी निकल सकता है, किसी बार कम भी हो सकता है, लेकिन हमें इतनी गारंटी है कि हम भूखे नहीं मरेंगे, हम एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जी सकते हैं। तो किसका मन करता है घर छोड़ के जाने को, अपना देश छोड़ के जाने को। मतलब पंजाब के लोगों में तो फेमस है मिट्टी वाजा मार दी, लाइक दे ऑलवेज हैव अ नॉस्टैल्जिया फॉर द लैंड। तो क्यों जाएंगे वो लैंड छोड़ के, अगर यहीं पे उनको अच्छा रोजगार और गारंटी मिले उनकी खेती को जिंदा रखने के लिए। लेकिन आज की परिस्थिति में आपको नहीं लगता है कि ये इस तरह की परिस्थिति में अब खेत जो है हमारे हाथ से धीरे धीरे चले जाएंगे, क्योंकि खेत करने वाले युवा जो हैं वो खेती में नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा। इसीलिए तो आज सड़कों पे लैंड हैं होल्डिंग। क्योंकि हमारे इसीलिए हाँ आज सड़कों पे हैं क्योंकि हमारे खेत हमारे हाथ से जा रहे हैं। हाँ जी। वरना वरना मेरे जैसी जनरेशन तो यहाँ नहीं होती, जिनका पुराने लोग जो खेती कर रहे हैं बुजुर्ग शायद वही होते, हम ना होते। बिल्कुल हमारा बिल्कुल। भी उस लैंड के साथ एक अटैचमेंट है, हम भी चाहते हैं कि हम अपने घर में रहें। जैसे मतलब मेरे लिए क्राइसिस हो जाता है इतना पढ़ लिख के कि आई वॉन्ट टू स्टे इन पंजाब, आई वॉन्ट टू लिव इन माई लाइक होम टाउन मानसा, बट मैं क्या करूँ, मेरे लिए वहाँ नौकरी नहीं है, मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मेरे, और तो छोड़िए ये जो डिग्री मैं करना चाहती थी पूरे स्टेट में ये डिग्री नहीं है, तो मेरे लिए मजबूरी है वो छोड़ के बाहर आना। वही है कि एक जो जब आप स्टेट का, हमारी स्टेट का दिक्कत क्या है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मॉडल नहीं है, ना एजुकेशन के मामले में ना एम्प्लॉयमेंट के मामले में। जितनी देर आप वो नहीं करोगे, माइग्रेशन तय है। और वो माइग्रेशन सिर्फ स्पेस की माइग्रेशन नहीं, ज्योग्राफिकल माइग्रेशन नहीं, बल्कि कितने की माइग्रेशन भी, कि वो लोग खेती छोड़ के और प्रोफेशंस में जा रहे हैं, वो लोग गांव छोड़ के शहर में जा रहे हैं, वो लोग छोटा शहर छोड़ के बड़े शहर में जा रहे हैं, वो लोग देश छोड़ के विदेश में जा रहे हैं। वो माइग्रेशन इसी वजह से है क्योंकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है। हाँ, एक और सवाल है कि अगर कल सरकार से जो बातचीत हो रही है वो अगर बातचीत में आपको सरकार महत्व नहीं देती है और आपकी मांगे नहीं मानती है, जो हमारी भी मांगे हैं, तो आगे की क्या रणनीति होगी? सरकार तो चाहेगी कि आपको थका दिया जाए और उसके बाद आप धीरे 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 निकल जाए या और मतलब समझौता कर लें। हम वो टैक्टिक्स समझते हैं, इतने सालों से देख रहे हैं सरकार कैसे एक्ट करती है ऐसी सिचुएशंस में। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई भी इस बात के लिए मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि कल फैसला हमारे हक में होगा। सरप्राइजिंगली सब मान के चल रहे हैं कि कल कुछ होना जाना है नहीं, तो हम तो यहाँ लंबे समय तक टिके हुए हैं। तो अभी मैं किसी का सुन रही थी, वो मीडिया को ही बाइट दे रहे थे, कोई यंग नौजवान पंजाब से आए हुए, एंड ही वाज लाइक हमारी किसान जथेबंदियों ने हमें बोला था कि दुशहरा दिवाली पंजाब में मनाएंगे और लोहड़ी विसाखी दिल्ली में मना के आएंगे। तो मतलब आप समझ रहे हैं, लोहड़ी जनवरी और विसाखी मार्च अप्रैल। तो
तब तक का अपना प्लान लेके आए हुए हैं। तो मतलब जितनी शिद्दत से लोग इस आंदोलन में उतरे हुए हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको थका पाना इतना आसान होगा सरकार के लिए। और दूसरा मुझे ये भी मैं समझ रही हूँ, बिकॉज कई लोगों से बातचीत हुआ, लीडरशिप से बातचीत हुआ जो लोग लास्ट मीटिंग में थे, हम ये भी समझ रहे हैं कि स्टेट के ऊपर प्रेशर है, काफी जबरदस्त तरीके से उन लोगों पे इस पूरे आंदोलन का प्रेशर है। लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें उनकी तरफ से ये तजवीज आई कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल वो वापस ले लेते हैं, हम जो ये पराली जलाने वाला जो ऑर्डिनेंस लाए थे वो वापस ले लेते हैं, और ये जो तीनों बिल हैं इनमें बहुत सारे क्लॉजेस चेंज कर देते हैं, लेकिन आप हमें ढांचा रखने दीजिए बिल का, बिल वापस मत लीजिए, पूरा लेने के लिए मत बोलिए। तभी किसान नेताओं ने बोला कि आइदर यस और नो, नो इन बिटवीन। तो उसका हम समझ रहे हैं कि स्टेट पे एकदम इसका प्रेशर है, और अगर इसी शिद्दत के साथ हम बैठे रहेंगे तो उम्मीद है कि एकदम जीत हासिल होगी। अच्छा नवकिरण, अभी आखिरी सवाल ये है कि कुछ मिडिल क्लास और मतलब यंगर जनरेशन पंजाब से जोड़ है, लैंड से जोड़ है, वो सोच रहे कि भैया ये तो लोकलाइज्ड मामला है, पंजाब का मामला है, हमसे क्या लेना देना। ऐसे लोगों को तुम क्या कहना चाहोगे? जो कृषि है ना देश की, वो किसान सिर्फ उगाता है, फसल किसान सिर्फ उगाता है, उसको खाता पूरा देश है। और आप ये बात समझिए कि स्टेट जब अनाज लेके बेचती है तो वो जैसे कह लो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हमारे पास ये राशन की दुकानें बनी हुई हैं, वहाँ पे सस्ते में राशन मिल जाता है, या फिर आप कहिए कि वैसे भी आपको मार्केट में जो है अभी 24-25 रुपए किलो तक आटा मिलता है, वो मतलब वहां से स्टार्ट होके ज्यादा तक जाता है, क्योंकि उसमें अभी स्टेट की कोई शमूलियत है, उस स्टेट उसमें डिसीजन फैक्टर है। अगर कृषि के अंदर पूरे रूप से ये बड़ी कंपनियां आती हैं और वो मोनोपोली बनाती हैं, तो हम ये समझ लें कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं, अंबानी अडानी जैसे, उनका वेलफेयर स्टेट करने का कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनका एकमात्र एजेंडा है प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। वो अगर किसानों से सस्ते भाव में खरीदेंगे फसल, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपकी थाली में भी जो अनाज है वो उसी सस्ते रेट में पहुंचेगा। वो किसान से भी सस्ते रेट में खरीदेंगे और आपको पूरे महंगे रेट में बेचेंगे, क्योंकि तभी उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए ये सिर्फ किसानी का मुद्दा नहीं है, ये हर उस इंसान का मुद्दा है जो जीते रहने के लिए अनाज खाता है। तो अभी भी मतलब मेरी उन सब लोगों से विनती है जिनको लगता है कि ये सिर्फ कृषि का मुद्दा है, कि आप थोड़ा इसका मैथमेटिक्स समझिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। प्रॉफिट मार्जिन कैसे काम करता है उसको समझिए, और ये समझ लीजिए कि अंबानी अडानी का अगर मोनोपोली बन गया, तो जो आटा आज शायद 24-25 रुपए किलो मिल रहा है, तो हो सकता है वो आने वाले 5 साल में आपको 100-150 रुपए किलो मिले, और आपको वो लेना भी पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए खाना आपकी मजबूरी है। तो इसलिए ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। ये जो काले कानून बोल के जिन कानूनों को वापस कराने की मांग की जा रही है, ये जनहित का मुद्दा है। नवकिरण, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने कहा अभी तो लोहड़ी बैसाखी है, तो फिर हमारी बातचीत चलती रहेगी, हो फिर लड़ेंगे जीतेंगे, है ना। जी जी हाँ, थैंक यू नवकिरण। और हम ये लड़ाई में हम मुंबई में भी बैठ के पूरी तरह से लगे हैं कि ये लड़ाई को कितना मदद की जाए और कितना, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।